नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन में वन वेस्ट वे का अर्थ है। ऑप्शन दिए हैं, ए कार्य का समान बंटवारा, बी कार्य प्रक्रियाओं का गहन विश्लेषण, सी कामगारों और प्रबंधन की मानसिक क्रांति तथा डी कार्य विधियों का मानकीकरण। तो आपको बताना है वन वेस्ट वे का अर्थ क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैज्ञानिक प्रबंधन में वन वेस्ट वे का अर्थ है कार्य प्रक्रियाओं का गहन विश्लेषण। आपको ये बताना चाहेंगे कि वन वेस्ट वे का प्रतिपादन फ्रेडरिक टेलर ने किया था। ठीक, इन्होंने कहा था नियुक्तियों के साथ साथ कामगारों को भी अधिकतम धन प्राप्त करवाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूएसए में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है। आपको बताना है ऑप्शंस में से कौन सी यूएसए में स्टाफ एजेंसी नहीं है। ए स्टेट डिपार्टमेंट, बी ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट, सी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तथा डी द व्हाइट हाउस। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूएसए में स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो एक स्टाफ एजेंसी के रूप में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निष्पादन बजट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया। आपके पास ऑप्शन है, ए पॉल एपलबी रिपोर्ट, बी गोरवाला रिपोर्ट, सी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट तथा डी संथानम समिति रिपोर्ट। आपको बताना है निष्पादन बजट जो भारत में प्रारंभ हुआ किसकी सिफारिश पे शुरू किया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट। आपको बताना चाहेंगे सर्वप्रथम निष्पादन बजट के लिए सिफारिश की गई थी लोकसभा में, जो कि 1954 में हुई थी। उसके बाद में अनुमान समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। अंत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के बाद में भारत में निष्पादन बजट का आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, सरकारी नियुक्तियों में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। आपको बताना है सरकारी नियुक्ति में मूल अधिवास योग्यता। ऑप्शन ए यूके में, ऑप्शन बी यूएसए में, ऑप्शन सी भारत में तथा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए में। सरकारी नियुक्तियों में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम प्रयोग यूएसए में किया गया। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन तथा तर्क से संबंधित है। आपके लिए अभिकथन ए है, कमान की एकता के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार्य नहीं होता तथा तर्क आर दिया है, सामान्यतः प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। कूट दिए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अभिकथन कमान की एकता के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार्य नहीं होता तथा तर्क दिया है, सामान्य प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक कूटनीति को इस रूप में भी जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए सांस्कृतिक कूटनीति, ऑप्शन बी तेल कूटनीति, ऑप्शन सी संकट कूटनीति और ऑप्शन डी विकास कूटनीति। आपको बताना है आर्थिक कूटनीति को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक कूटनीति को विकास कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गुट निरपेक्षता की विशेषता नहीं थी। कुछ विशेषताएं दी हैं, आपको बताना है कौन सी नहीं थी। ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता राष्ट्रों के समुदाय में बहुलवाद और लोकतांत्रिक समानता का पक्षधर है। बी यह नस्लवाद और भेदभाव की सभी ताकतों का विरोध करता है और मौलिक स्वतंत्रता का समर्थक है। सी गुट निरपेक्ष समर्थक है, आर्थिक और सामाजिक न्याय गुट निरपेक्षता का उद्देश्य है। सी गुट निरपेक्षता इस धारणा पर आधारित है
कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई है, तथा डी गुट निरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपयोग के लिए एक असंबद्ध पूर्वापेक्षा है। तो आपको बताना है गुट निरपेक्षता की विशेषता जो नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुट निरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपयोग के लिए एक असंबद्ध पूर्वापेक्षा है। आपको बताना चाहेंगे बेलग्रेड सम्मेलन में 1961 में गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इसमें भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से जनरल नासिर तथा यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? ऑप्शन दिए हैं ए कूटनीति, बी आर्थिक शासन कला, सी सैन्य शक्ति का उपयोग तथा डी विश्व संगठन में शामिल होना। आपको बताना है राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक में शामिल है कूटनीति, आर्थिक शासन कला तथा सैन्य शक्ति का उपयोग, परंतु विश्व संगठन में शामिल होना यह इसकी तकनीक नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किसे शक्ति का प्रतीक यानी करेंसी ऑफ पावर माना जा सकता है? ऑप्शन है ए भोजन, बी परमाणु हथियार, सी औद्योगिक क्षमता तथा डी सैन्य तैयारी। शक्ति के प्रतीक के रूप में किसे माना जा सकता है आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु हथियार। परमाणु हथियार को करेंसी ऑफ पावर या शक्ति के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको सही कथन और कूट दिए हैं, बताना है। पहला है, चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जून 1945 में भाग लिया था और जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बने। दूसरा, स्विट्जरलैंड 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तीसरा, आम सभा का सामान्य सत्र सितंबर में आरंभ होता है और आमतौर पर वर्ष के अंत तक जारी रहता है। तथा चौथा, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य तत्काल पुनः निर्वाचित होने के पात्र भी होते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कूट दिया है, ए में है पहला, दूसरा और तीसरा, बी में है दूसरा, तीसरा और चौथा, सी में है पहला, दूसरा और चौथा तथा डी में है पहला, तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कथन सही है वो है पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी। यानी ऑप्शन 2 जो स्विट्जरलैंड 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, ये गलत है। आपको बताना चाहेंगे स्विट्जरलैंड 2002 में संयुक्त राष्ट्र का पूर्णकालिक सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है? आपके पास में ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए माइकल डोयल, ऑप्शन बी थॉमस डल, ऑप्शन सी फ्रांसिस फुकुयामा तथा ऑप्शन डी सैमुअल हंटिंगटन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन ढूंढ के बताना है। कथन दिया है, पहला, बांडुंग सम्मेलन 1955 के आयोजन का सुझाव श्रीलंका ने दिया था। दूसरा, इस सम्मेलन को आयोजित करने का तात्कालिक उकसावा ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि और सीटों SEATO की स्थापना और बगदाद पैक्ट था। तीसरा, इस सम्मेलन के आयोजन के विचार का सोवियत रूस और चीन ने स्वागत किया था। और चौथा, बांडुंग इंडोनेशिया में एक शहर है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। सही उत्तर से पहले ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा तथा ऑप्शन डी पहला, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों जो सही है वो होगा ऑप्शन ए में, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। इसके तहत बांडुंग सम्मेलन 1955 के आयोजन
का सुझाव श्रीलंका ने दिया था, तथा दूसरा, इस सम्मेलन का आयोजन करने का तात्कालिक उकसावा ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि और शीटो SEATO की स्थापना और बगदाद पैक्ट था, तथा तीसरा, इस सम्मेलन के आयोजन के विचार का सोवियत रूस और चीन ने स्वागत किया था। ये सही कथन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इसकी मांग और विशेष समझौतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए में अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43 तथा ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 यह उपबंधित करता है कि सभी सदस्य वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इसकी मांग पर और विशेष समझौतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है? इसमें सिद्धांत दिए हैं। पहला, डेविड स्टर्न और अल्फ्रेड कोबन। दूसरा, लेस्लेट और रॉबर्ट डाल। तीसरा, विल डुरांट। और चौथा, नेथनियल हाउथॉर्न। तो ये चारों में से आपको बताना है कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है। किसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विषय में बात की है। ऑप्शन ए में है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी में है तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा तथा ऑप्शन डी है पहला और दूसरा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा, यानी डेविड स्टोन और अल्फ्रेड कोबन तथा लेस्लेट और रॉबर्ट डाल, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विषय में बातें कही थी। डेविड स्टोन और अल्फ्रेड कोबन ने पतन के कारणों पर विस्तार से चर्चा की थी, जबकि लेस्लेट ने तो राजनीतिक पतन की घोषणा कर दी थी और साथ ही कहा था कि इसका निधन हो गया है। रॉबर्ट डायल ने सामाजिक समाज में ये अप्रासंगिक है ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिए हैं। पहला, यह वैज्ञानिकवाद को स्वीकार करता है और मानकवाद का खंडन करता है। दूसरा, यह राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक परिघटना की वैज्ञानिक जांच को संयोजित करता है। तीसरा है, यह संरचनात्मक और संस्थात्मक होता है और राजनीतिक संस्थानों और संगठनों के तर्क के आधार का परीक्षण करता है। तथा चौथा, राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक तथा वैज्ञानिक, नियामक तथा अनुभूतिमूलक, मूल्यांकनपरक तथा व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। तो कौन सा कथन राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं। पहला, ऑप्शन ए में पहला और चौथा, ऑप्शन बी में दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में केवल 4 और ऑप्शन डी में तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवल 4। केवल चौथा कथन ही राजनीतिक सिद्धांत के विषय में सही है, यानी राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक तथा वैज्ञानिक, नियामक तथा अनुभूतिमूलक, मूल्यांकनपरक तथा व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? आपको सही कथन बताना है। कथन दिया है, राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है। तीसरा, राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है। चौथा, कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनिमय का समर्थन करता है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में है पहला और तीसरा, ऑप्शन बी में है दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी में है पहला और चौथा तथा ऑप्शन डी में है तीसरा और चौथा। आपको बताना है आधुनिक उदारवाद के बारे में क्या सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा सही है, यानी आधुनिक उदारवाद समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है तथा कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनिमय का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन है, माओ के विसंगति सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
तो सही कथन आपको ढूंढना है। कथन है पहला, सभी काल और समाजों में विसंगतियां सार्वभौमिक होती हैं। दूसरा, प्रतिरोधात्मक विसंगतियां विद्वेषी वर्ग के बीच उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व के रूप में मौजूद होती हैं। तीसरा, गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियां लोगों के बीच हो सकती है जिसका समाधान हिंसा का सहारा लिए बिना किया जा सकता है। तथा चौथा, समाजवादी व्यवस्था में विसंगतियों का कोई स्थान नहीं है। आपको कोड दिए हैं, पहला यानी ए में चौथा और पहला, बी में दूसरा और चौथा, सी में पहला दूसरा और तीसरा तथा डी में पहला दूसरा तीसरा और चौथा। आपको माओ के विसंगति सिद्धांत के संबंध में सही कथन बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और तीसरा सही है। समाजवादी व्यवस्था में विसंगतियों का कोई स्थान नहीं है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यू रोस्टो द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास के 5 चरण हैं। आपको बताना है 5 चरण कौन से हैं। ऑप्शन ए, पारंपरिक समाज, वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद और भूमंडलीकरण। ऑप्शन बी में है उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें, उत्कृष्ट अवस्था, परिपक्वन, औद्योगिक पूंजीवाद और पूर्ण रोजगार। तीसरा यानी सी ऑप्शन में है पारंपरिक समाज, उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें, उत्कृष्ट अवस्था, परिपक्वता की ओर प्रवृत्ति, उच्च सामूहिक खपत का युग। तथा डी ऑप्शन है उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें, यंत्रीकरण, औद्योगिकरण, उत्कृष्ट अवस्था, वित्तीय पूंजीवाद। दोस्तों डब्ल्यू रोस्टो द्वारा आर्थिक विकास के 5 चरणों में शामिल होते हैं उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें, यंत्रीकरण, औद्योगिकरण, उत्कृष्ट अवस्था तथा वित्तीय पूंजीवाद। यानी क्षमा चाहेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में पारंपरिक समाज, उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें, उत्कृष्ट अवस्था, परिपक्वता की ओर प्रवृत्ति तथा उच्च सामूहिक खपत का युग डब्ल्यू रोस्टो के आर्थिक विकास के 5 चरण होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन दिया है, अभिकथन ए, जब शक्ति का सत्ता में सम्मिलन हो तभी इसकी वैधता है। तथा तर्क दिया है आर, शक्ति दूसरों के ऊपर बल का प्रयोग है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तथा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जब शक्ति का सत्ता में सम्मिलन हो तभी इसकी वैधता है, सत्य है। जबकि तर्क, शक्ति दूसरों के ऊपर बल का प्रयोग है, यह भी सत्य है, परंतु तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, यह भी अभिकथन और तर्क से ही संबंधित है। अभिकथन दिया है ए, सत्ता और जवाबदेही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तथा तर्क दिया है सत्ता विभाज्य है परंतु जवाबदेही विभाज्य नहीं। आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तथा ऑप्शन डी में ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण, यानी सत्ता और जवाबदेही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सत्य है। तथा सत्ता विभाज्य है परंतु जवाबदेही विभाज्य नहीं, यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, यह भी अभिकथन और कारण पर निर्भर कर रहा है। अभिकथन ए में दिया है, जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है। कारण आर में दिया है, राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में ए सही है लेकिन आर गलत है। तथा ऑप्शन डी में ए गलत है लेकिन आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अभिकथन ए, जानला के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है, सत्य है। तथा कारण आर, राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है, यह भी सत्य है। तथा कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? इसमें कुछ अरस्तु के राज्य के सिद्धांत दिए हैं जो गलत है, वो आपको बताना है। पहला, राज्य की जैव अवधारणा। दूसरा, राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में। तीसरा, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है। तथा चौथा, व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है। सही उत्तर का चयन करना है ऑप्शन ए में पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में चौथा और तीसरा, ऑप्शन सी में केवल तीसरा तथा ऑप्शन डी में केवल चौथा। तो दोस्तों जो उत्तर गलत है वह है ऑप्शन सी, केवल 3। इसके अतिरिक्त सभी सही है, यानी अरस्तु के राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की जैव अवधारणा आती है। दूसरा, राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में भी शामिल है। तीसरा, व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है। ये ऑप्शन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? आपको कारण बताना है। ऑप्शन ए, राजनीति से नीतिशास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण। बी, राष्ट्र राज्य के अग्रदूत के रूप में। सी, पुनर्जागरण की भावना का प्रतिनिधित्व करने के कारण। तथा डी, चर्च को राज्य के अधीन लाने के कारण। आपको बताना है मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है क्योंकि इन्होंने राजनीति से नीतिशास्त्र और धर्म को अलग रखा था। इसके साथ और भी जानकारी देना चाहेंगे। इसने सर्वप्रथम राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता, गणतंत्रता और भाषा के आधार पर राज्य का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी हॉब्स का गलत कथन आपको खोज। प्राकृतिक अवस्था राजनीति पूर्व और समाज पूर्व की अवस्था थी। बी, सार्वभौम संविदा एक पक्षकार था। सी, मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, स्वतत्व बोधक प्रवृत्ति और ख्याति के लिए प्यार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और तथा ऑप्शन डी है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, बुरा, निर्दयी और अल्पायु था। तो आपको गलत कथन ढूंढना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सार्वभौम संविदा एक पक्षकार था। यह गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? आपको बताना है जॉन लॉक ने किस तरह से राजनीति विज्ञान में मदद की थी। पहला, सहमति सिद्धांत। दूसरा, सीमित सरकार। तीसरा, निगम निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत। चौथा, राज्य की जैव अवधारणा। ऑप्शन दिए हैं कूट के रूप में। ए में है पहला और चौथा, बी है पहला और तीसरा, सी है दूसरा और तीसरा तथा डी है पहला और दूसरा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। यानी जॉन लॉक के योगदान में आता है सहमति सिद्धांत और सीमित सरकार का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है मनुष्य को सोचने से पूर्व खाना चाहिए? खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा। उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। इसका सही उत्तर आपको खोजना है। किस विद्वान का कथन है? ऑप्शन ए, माओ। ऑप्शन बी, रोजा लग्जमबर्ग। ऑप्शन सी, लुइस अल्यूसर तथा डी, कार्ल मार्क्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था मनुष्य को सोचने से पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा। उत्पादन एक मूल्य कार्यकलाप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना था कि आज्ञापालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारत से कम है? आपके पास में ऑप्शन दिए हैं विद्वानों के नाम के रूप में। ऑप्शन ए, जे.एस. मिल। ऑप्शन बी, जेम्स मिल। ऑप्शन सी, बेंथम। ऑप्शन डी, ब्लैक स्टोन। आपको कथन ढूंढ के बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंथम। बेंथम ने कहा था आज्ञा पालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारत से कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मार्क्स से संबंधित है? मार्क्स से संबंधित आपको बताना है। पहला, पदार्थ गति की अवस्था में है। दूसरा, पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है। तीसरा, रूपांतरण का नियम परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों होता है।
तथा चौथा पदार्थ में विरोध निरंतर और अनंत है। आपके पास में सही उत्तर की पहचान करना है। ऑप्शन ए में पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी में है पहला और तीसरा, ऑप्शन सी में है दूसरा और चौथा तथा ऑप्शन डी है तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और चौथा मार्क्स से संबंधित है। इसके तहत पदार्थ गति की अवस्था में है, दूसरा पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है तथा पदार्थ में विरोध निरंतर और अनंत है। ये सभी मार्क्स ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, जेएस मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन खोजना है। पहला, राज्य का सीमित कार्यों में अपने को संलग्न करना उचित है। दूसरा, कल्याण संबंधी नीतियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, स्व संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप तथा चौथा, दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है। सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी में है पहला और दूसरा, ऑप्शन सी केवल एक तथा ऑप्शन डी केवल 4। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जेएस मिल के संबंध में चौथा कथन सही, यानी दूसरों से संबंधित कार्य में राज्य हस्तक्षेप उचित है। साथ ही जेएस मिल के विषय में आपको जानकारी देना चाहेंगे। इन्होंने कार्यगत स्वतंत्रता के 2 रूप बताए हैं। पहला स्वसंबंधी कार्य और दूसरा पर संबंधी कार्य। पहले कार्य यानी कि स्वसंबंधी कार्य में राज्य को प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, परंतु जो दूसरा कार्य बताया है पर संबंधी कार्य, उसमें राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी की सर्वोदय अवधारणा से के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो गांधी की सर्वोदय अवधारणा दी हुई है, उसमें से आपको बताना है क्या क्या सही है। पहला है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण, दूसरा बहुमत दल की सरकार, तीसरा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, चौथा समाज के सभी वर्गों का कल्याण। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में पहला और तीसरा, ऑप्शन बी में पहला और दूसरा, ऑप्शन सी में केवल चौथा तथा ऑप्शन डी में केवल दूसरा। आपको गांधी के सर्वोदय की अवधारणा बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवल 4, समाज के सभी वर्गों का कल्याण गांधी की सर्वोदय की अवधारणा के संबंध में सही है, यानी उसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति तथा जॉन लॉक की रचनाएं आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए हैं। आपको ऑप्शन ए में निरपेक्ष राजतंत्र, ऑप्शन बी में निर्जातीय प्रतिद्वंद्विता, ऑप्शन सी में संसदीय लोकतंत्र और ऑप्शन डी में समाजवादी नीतियाँ। आपको बताना है इसमें से क्या सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय लोकतंत्र। आपको बताना चाहेंगे ग्रेट ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में आया था, इसके बाद में गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में हुई थी तथा जॉन लॉक की रचना जिसमें से मुख्य रूप से 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो कि 1689 में लिखी गई थी, आदि सभी ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। तो दोस्तों ये हमारी आज की प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। कल फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।